हमारे रोमेल सुतरिया गुजरात के तापी जिले में आदिवासी किसान संघर्ष मोर्चा के संयोजक हैं और बहुत समय से दलित आदिवासियों को साथ देने के लिए काम कर रहे हैं। तापी जिले में जो उनका काम है उसको लेकर के उनके ऊपर काफ़ी बार जो माइनिंग माफिया है उसने हमला भी किया है। हम रोमेल से पूरे उनकी जो संघर्ष है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत से जो है हमारे साथियों को कुछ लाभ मिलेगा। रोमेल जी, जो पिछली बार आप पर हमला हुआ, यहाँ पर माइनिंग माफिया ने जो हमला किया और कलेक्ट्रेट के अंदर, उसका क्या करना? देखिए, मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा इसमें कि सबसे पहले तो पिछले कई सालों से हम लोग लगातार आदिवासी इलाकों में जो आदिवासी समुदाय के साथ जो उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मानवाधिकारों में उनके जो जमीन के मसले हैं वो जिस तरह से कानून बने हुए पर उसके बावजूद इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा उसके लेकर बात कर रहे हैं। जिस तरह से जो माइनिंग माफिया काम कर रहे हैं जिससे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब मामला ये आ रहा था कि बार बार हम लोगों को प्रशासन की ओर से और कुछ स्थानीय गुंडों की ओर से, राजकीय पक्षों की ओर से किसी तरह दबाने की कोशिश हमेशा होती रही। राजकीय रूप से हमें जब भी गुजरात के मुख्यमंत्री, जैसे कि हम छोटाउदेपुर डिस्ट्रिक्ट में भी एक्टिव है, तो अगर सीएम वहाँ पहुँच रहे तो हमें डिटेन किया जा रहा है, जबकि हम कोई पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं करने वाले, उस दिन कुछ भी नहीं। अगर गांव में कुछ हल्ला हो गया तो उसमें सीधा हमारा नाम डाल दिया। पिछले साल गांव में कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोगों के बीच में बवाल हुआ, हम वहाँ से 250 किलोमीटर दूर है दूसरी जगह पे, तो भी एफआईआर में हमारा नाम डाल रहे हैं कि 20 दिन पहले इन्होंने वहाँ मीटिंग ली, इस वजह से यहाँ दंगा हुआ, जिसका कोई तथ्य नहीं। तापी डिस्ट्रिक्ट में भी ये हो रहा है कि जब गुजरात का स्थापना दिवस मनाने जा रही है गुजरात सरकार, तो उसके 6-7 दिन पहले हमको 151-107 जैसे मामूली केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है और हमको जेल भेज दे रही है, हमको बेल नहीं दे रही है। जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ सरकार का तब तक बेल नहीं दी। तो ऐसे बार बार हम लोगों के साथ ज्यादती करने की कोशिश की है ताकि आदिवासी समाज के अधिकारों की जो आवाज़ गुजरात में छोटे मोटे लेवल पे धीरे धीरे जो बुलंद हो रही है, जो युवा पीढ़ी है वो जो आवाज़ उठा रही है, उसको दबाने की कोशिश सरकार ने करने की कोशिश की थी। जब हम लोग प्रशासनिक लेवल पे कभी भी हमारे ऊपर ये लोग हमला नहीं कर पाए, क्योंकि इन लोगों ने इनको नक्सली करके भी अफवाह फैलाने की कोशिश की, जो तथ्य था नहीं तो वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि हम बिल्कुल अम्बेडकराइज लोग हैं, भगत सिंह में मानते हैं और बिल्कुल संविधान के दायरे में रहकर संविधान के अधिकारों की बात करते हैं, कानून के दायरे में। तो वो हमको फंसा नहीं पाए। तो जब फंसा नहीं पाए तो आखिरकार उन लोगों ने हमले की राजनीति शुरू। और हमले की राजनीति में हम जब माइनिंग के इश्यूज को लेकर आईटीआई किए, कंप्लेन किए, उसको लेकर जब कलेक्ट्रेट कचहरी तापी डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर प्यारा है वहाँ हमारी सुनवाई थी कलेक्टर में, उस सुनवाई को लेकर जब जा रहे तो तब हम पर हमला कर रहे। और हमला करने के बाद जो हमलावर है वो भी किसी एक पक्ष के लोग, और हम सब जानते हैं कि आज देश में कौन सा पक्ष जो है वो हमला कर रहा है, मुझे नाम देने की जरूरत भी नहीं है। तो उस पक्ष के लोगों ने जो कहीं ना कहीं कारपोरेटर है, कोई मंत्री का बेटा है, ऐसे लोग जो है वो आके सीधा हमला कर। कितने लोग थे हमले में? करीब 17 से 18 लोग सीधा थे, दूसरा आसपास में 50 लोग खड़े थे, पर पुलिस ने 7-8 लोगों का नाम डाल के एफआईआर बना लिया, उनको भेज दे दिया। आज से उसका पंचनामा नहीं किया, नहीं कुछ आगे प्रोसेस किया। तो आपको कुछ पता नहीं है कि आगे क्या कार्रवाई? कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर था। अब एक्सीडेंटली एक शॉकिंग बात ये भी था कि पैर में फ्रैक्चर मेरा हुआ है, पीआई बोल रहा है कि ये पुराना फ्रैक्चर है। अब डॉक्टर तो कुछ बोल ही नहीं रहे, डॉक्टर जो बोले थे उससे पहले ये लोग बोल रहे हैं कि ये पुराना फ्रैक्चर है। तो मारपीट के फ्रैक्चर को भी वो पुराना दिखाना चाहते हैं। हाँ, तो ऐसा करके उन्होंने पूरा केस को दबाने की कोशिश किया, लेकिन हम लोगों ने फाइनल जो मेडिकल रिपोर्ट आया होगा उसमें तो कुछ बताया होगा? हाँ, उसमें है फ्रैक्चर, माइनर फ्रैक्चर है, बट फ्रैक्चर है। लेकिन अभी का है? हाँ, अभी पुराना कैसे हो सकता है? पुराना तो मैं चल ही नहीं सकता, मैं कलेक्ट्रेट पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये फ्रैक्चर होने के बाद 1 महीना में बेड रेस्ट रहा हूँ। तो जब आपको उन्होंने जो जन सुनवाई होती है कलेक्ट्रेट में, उसमें भाग लेने जरूर कहा,
मतलब आप बेसिकली वहाँ नहीं पहुँच पाए ना उससे हाँ, मेरी पहले? फाइल वगैरह सब ले गए लोग। अच्छा, फाइल ले गए थे? हाँ, ओरिजिनल पेपर सब ले गए। पुलिस को कंप्लेन दिया। पुलिस बोल रही है कि माइनिंग ऑफिसर जो है उसकी कैबिन में आपकी फाइल पड़ी थी, उन लोगों ने कब्जे किया। मैंने बोला कि मुझे वापस दो लिखित रूप में कि हमको यहाँ से मिला है, उसको ऑन पेपर लाओ। वो नहीं लिया उन्होंने। तो जो हियरिंग होनी थी उसमें क्या, जो फाइनली जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ हियरिंग हुई उसको लेके क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें दो चीज़ें थी कि मैं आपको बताऊं कि हम जो मसला उठा रहे थे, हम माइनिंग के खिलाफ इस तरह से बात कर रहे थे कि नंबर 1 की एनवायरमेंटल क्रसिंग यूनिट जो है, स्टोन क्रसिंग यूनिट के जो एक्ट है उसके जो प्रावधान है कि गांव से 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी माइनिंग नहीं चल सकती। हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे से करीब करीब 200 मीटर में कोई माइनिंग नहीं चल सकता। तो ऐसे जो प्रावधान है उसको हमने दिखाया प्रशासन को कि ये प्रावधान फॉलो नहीं हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, इसको फॉलो करने के लिए आप कोशिश करें। पंजाब वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो जजमेंट है जयपाल सिंह वाला, तो उसमें भी बहुत स्पष्ट है कि गौचर लैंड, कॉमन लैंड जो है वो माइनिंग के लिए नहीं देना है। तो उसके बावजूद भी ये लोग गौचर की लैंड जो है गुजरात में इन लोगों ने माइनिंग के लिए दिया हुआ है। अब माइनिंग के लिए जो दिया हुआ है तो हमने कहा कि गौचर की लैंड कैसे आप माइनिंग के लिए दे रहे हैं? अब ये जब पूछ रहे हैं तब हम पर हमला हो रहा है। तो ये तो गुजरात में एक ट्रेंड बन गया था पिछले 10-15 साल में कि सारा जो कॉमन्स है, जो गौचर है, वो सब जो है वो स्लोली जो है सरकार ने जो है वो उद्योगपतियों को दे दिया, सही, माइनिंग के लिए भी और काम के लिए भी। और इसमें दूसरा ये भी हो रहा है ना कि इसमें पंचायत का क्या रोल रहा, हमने ये पूछा क्योंकि तापी डिस्ट्रिक्ट इज फिफ्थ शेड्यूल एरिया। अच्छा, फिफ्थ शेड्यूल एरिया? हाँ। अच्छा, उसके बावजूद यहाँ पर ऐसी कंडीशन हो गई? तो ये हो रहा है, तो हमने पूछा कि भाई इसमें पंचायत का क्या रोल रहा है, चेकिंग किया जाए। हम ये नहीं बोल रहे कि उनसे वापस छीन लो, भाई प्रोसेस हुआ है। पंचायत को पूछना पड़ेगा ना, फिफ्थ शेड्यूल एरिया में तो पंचायत के अधिकार है, आदिवासी के अधिकार है। क्या होगा कि ग्राम सभा का ठहराव अनिवार्य है जी, ऐसी चीज हो गई जी, तो सरपंच ही ग्राम सभा बन जाता है। हाँ, वो बात ही नहीं करेगा, उसको गांव को नहीं पूछेगा, क्योंकि सरपंच को वो अपने तरीके से बात करके उनकी आवाज दबाई हुई है। ग्राम सभा सीधा आप देखो गांव में, यहाँ पे भागपानी करके एक गांव है, 3 महीने पहले वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो उनको डिटेन करके डाल दिया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। अब पूरा गांव क्वारी के अगेंस्ट में, जो क्वारी है उनके गांव के घर के पास है, अब वहाँ पे भी ये नियम फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि फिफ्थ शेड्यूल एरिया है और फिफ्थ शेड्यूल एरिया में भी आदिवासियों की जो हालत है, उनको बगैर पूछे हुए जो काम हो रहे हैं और उसके बाद जो उनको बचाने की कोशिश हो रही है, तो उसमें जो है ये सरकार के जो काम करने वाले लोग हैं, साथी हैं, वो अटैक करवा रहे हैं एक्टिविस्ट पर। तो ये इससे बड़ी खतरनाक बात तो कोई नहीं हो सकती हमारी दृष्टि में। लेकिन ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ी जनजाति या आदिवासी कौन लोग हैं और क्या उनके मुख्य इश्यूज हैं जिसको लेकर के आप काम कर रहे हैं? देखिए, मुख्य जनजाति जो है वो तो देखने जाएंगे तो ये पूरा भील इलाका जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बांट दिया गया है। बाकी ये पूरा भील डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और कुछ लोग ऐसी मुहिम भी चला रहे हैं कि इसको एक किया जाए। उनके मूल प्रश्न जो है, वो मूल प्रश्न में तो पूरे देश के और दुनिया के आदिवासी का जो समस्या है जल जंगल जमीन का, वो बहुत अहम है और वो सेंटर में। पर उसके साथ साथ जो एजुकेशन का मामला है, नेटवर्क का मामला है कि आज भी इनके गांव में नेटवर्क नहीं पहुंचाया गया। आपने सड़क पहुंचा दी है और आप नेटवर्क नहीं पहुंचा रहे, तो क्यों नेटवर्क नहीं पहुंचा रहे का सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है। पूरे इतने जितने भी गुजरात के ट्राइबल पॉकेट है, वहाँ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, तो क्यों आदिवासी इलाकों में आप यूनिवर्सिटी नहीं ला रहे? स्कूल बना है तो स्कूलों के हालात क्या है? स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, आईटी का जो एक्ट है उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जब उसके बारे में बात करते हैं तो भी इनको डिस्टर्बेंस लगता है कि आप प्रशासन को चैलेंज कर रहे हो। हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना ही करें कि कानून में जो प्रावधान है वो प्रावधानों के हिसाब से हमारे समुदाय को अधिकार मिलना चाहिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसके अंतर्गत इस जिले में कितना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आदिवासी? मैं करीब बताऊं कि मैं पूरे गुजरात का इसका चित्र दिखाना चाहूँगा, एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं। गुजरात में टोटल 1,92,000 के करीब
एप्लीकेशंस हुए, क्लेम हुए। 1,92,000 में से 1,13,000 जो क्लेम है उसको कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने। अच्छा, तो गवर्नमेंट की तो इच्छा नहीं थी, बाद में कुछ लोगों क्या ने रीजंस क्या दिए गए? नहीं, उनके पास प्रूफ नहीं है, बोल रहे हैं। आदिवासी को तो प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं। हाँ, पर ये लोग प्रूफ मांग रहे हैं। उसका एक एग्जांपल बताऊं कि जैसे कि सालवा जुलूम था एक जमाने में, अब ये लोग सालवा जुलूम को बहुत सॉफ्ट तरीके से ला रहे हैं। एग्जांपल फुल की जो वनाधिकार का कानून है, वनाधिकार के कानून के तहत ग्रामीण वन अधिकार समिति बनती है जी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो प्रतिवादी है, जो आदिवासी के सामने का पार्टी बोला जाएगा लीगल टर्म में, उन्होंने आदिवासी ग्रामीण वन कल्याण समिति बनाया। तो एक ही गांव में 2 समिति काम कर रहा है, एक ही तरह से। अब कानून के तहत वन अधिकार समिति जो है वो क्लेम कर रही है सामुदायिक वन के ऊपर अधिकार पाने के लिए, वो क्लेम कर रही है ग्रामीण वन अधिकार समिति, और उसका सत्ता मिल रहा है, जब हकपत्र मिल रहा है वो दिया जा रहा है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खड़ी की हुई समिति है वन कल्याण समिति, उसको, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि वन अधिकार समिति कॉन्स्टिट्यूशनल इसके लिए है क्योंकि वो ग्राम सभा से पारित हुआ समिति है, और वन कल्याण समिति फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया। अब इसको भी चैलेंज नहीं करने दे रहे हैं। जितने क्लेम हुए तापी डिस्ट्रिक्ट में भी 8,000 से ऊपर क्लेम जो है पेंडिंग पड़े हुए, तो पेंडिंग क्लेम है उसके ऊपर तो कुछ काम नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जो क्लेम करके हक पत्र मिल गए, क्योंकि राइट्स ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से उनको 7 बारा देना है जिन लोगों को क्लेम मंजूर हुआ जी, तो वो प्रोसेस भी नहीं हो रहा है। पूरे दूसरा जगह पे ये मामला है। यहाँ पे हम लोगों ने राज्यपाल से बात करने की कोशिश की इसको लेकर कि राइट ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से जो प्रोसेस होना है वो नहीं हो रहा है, तब तक जो हमारे आदिवासी भाई उनको गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा। तो जो वन अधिकार अधिनियम के तहत तो कोई जमीनें मिली नहीं जैसा आप कह रहे हैं? नहीं, जमीनें मिली नहीं मतलब मामला नहीं है। तो सबसे पहली बात कि इन लोगों को क्लेम किया हुआ है, उसके बाद कुछ लोगों को अधिकार पत्र दिए गए, पत्र जिसे बोले जाए वो दिए गए, पर जो राइट ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से 7 बार जो बननी चाहिए वो नहीं बन रही। तो लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आदिवासी इलाका है, अब जो है इधर भी जो बड़ी कंपनियों की नज़र होगी यह है, तो जमीनें तो मिली नहीं है या फॉरेस्ट के अधिकार में मिले नहीं, और उधर से छीनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो वो अभी यहाँ पर है क्या कि कोई एक्विजिशन हो रही है लैंड की इस इलाके में, या अभी कोई ऐसा खतरा नहीं दिखाई दे रहा? लैंड एक्विजिशन लेके की 2 चीज़ें इसके मैंने इसके बारे में लैंड एक्विजिशन या माइनिंग दोनों चीज़ों को लेकर मैंने लैंड एक्वायर करना जो है वो आदिवासी इलाके में तो जैसे प्रथा बनी हुई है हमारे देश में। तापी डिस्ट्रिक्ट में उकाई डैम आया हुआ है जिसमें काफ़ी सारे गांव ऑलरेडी डूबे हुए हैं। यहाँ आपको कुछ दिनों पहले जिसमें इमरजेंसी घोषित किया गया था वैसा न्यूक्लियर पावर स्टेशन काकराबाद का आया हुआ है, उसमें बहुत सारी जमीनें ली गई। उकाई के जो विस्थापित से उनको दोबारा विस्थापित किया काकराबाद अनुमतक में, जो उकाई से विस्थापित होकर यहाँ आए, यहाँ बसे, उनको फिर से हटा दिया। यहाँ से इंडस्ट्रियलिस्टों को बड़ा बेनिफिट करने के लिए सूरत दिल्ली हाईवे बनाया गया 6 लाइन। वो 6 लाइन हाईवे में अभी आप देखें तो बिल्कुल ही ज़मीन जो एक्वायर करने के बाद किसान को देना चाहिए उसका भाव वो भी नहीं दिया, उसके बावजूद अब टोल टैक्स वसूल कर रहे। मैंने यहाँ भी स्थानीय किसान है, उन लोग से जो जमीन लिया उसका पैसा गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया, और काम भी अधूरा है, पर टोल टैक्स शुरू हो गया। तो इस तरह से लैंड एक्वायर करने का तो एक बहुत पुराना प्रथा चल रहा है। पर इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है दूसरी जिसको समझना चाहिए, जो पॉलिसी लेवल पे होने के बावजूद भी प्रशासन के तहत हो रहा है, कि 73AA जो ट्राइबल का लिए ज़मीन है वो नॉन ट्राइबल नहीं कर सकते। अब देखेंगे तो इतने बड़े पैमाने पे 73AA का जो जमीन है वो नॉन ट्राइबल के पास जा रहा है। 11 में आप देखिए कि यहाँ पे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है 6 मंजिला, पूरा 73AA पे सरकार ने जुर्माना लगा दिया 15 लाख 20 लाख। वो दे नहीं, वो भी नहीं दे रहे, वसूली नहीं हो रहा, 8-9 साल हो गया। उसको कहीं कोर्ट में कोई चुनौती वगैरह किसी ने दी है?
कि भाई ये आदिवासी जमीन नॉन आदिवासी को कैसे ट्रांसफरेबल हो हाँ, सकती है, और वो भी शेड्यूल 5 एरिया में। एक बंदा बेचारा खुद की जमीन के लिए लड़ रहा है, उसको मार रहा है। तो मतलब जो है वो मतलब एक है कि लीगल जो हेल्प होनी चाहिए, लीगल असिस्टेंस होनी चाहिए, वो भी लेने में गुजरात के अंदर दिक्कत है। वो मामला जो है उसमें मैं ये हम लोग ये बोलते हैं, क्योंकि हम तो बहुत साफ तौर पे बोलते हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं हमारे समाज से, देश से, जो वर्ग वर्ण और पितृसत्ता के खिलाफ है। पर उसके साथ साथ हम लोग बोल रहे हैं कि हमें इस संविधान के तहत अधिकार चाहिए जी, क्योंकि हमें बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हुए पहले वो तो दो। जी, दूसरी बात तो हम बाद में करेंगे। हमारे पास अगर बेटर संविधान का बेटर ऑल्टरनेटिव हो तो बात करते हैं। अभी तो जो संविधान बदलने की बात करें उतने खतरनाक है कि वो इतना भी अधिकार नहीं लेना चाहते जितना हमको मिल रहे हैं। नहीं, उसके तहत भी होगा तो भी बहुत बड़ा बदलाव रहेगा जी, हम ऐसा मानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि गुड गवर्नेंस की जो बात करते हैं, गुजरात को मॉडल दिखाया है, तो ये गुड गवर्नेंस है क्या कि 73 टेबल है, एक लॉ है, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, आदिवासी की जमीन नॉन आदिवासी को जा रही है, आदिवासी बोल रहा है कि वो बेच रहा है, तो भाई वो बेच दे, उसकी ये तो पता है कि आप बेच रहे हैं, तो सरकार को सबको पता है, पॉलिसी फ्रेमवर्क से उनको पता था कि भाई गरीब आदमी है, उसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्योंकि आदिवासी इलाके में तो ज्यादातर रुपी सिस्टम नहीं था, बार्टरिंग सिस्टम था पुराना जो था, तो अब वो उसके भुलेपन का नाजायज फायदा उठा के इसीलिए प्रोटेक्शन दी गई थी। और प्रोटेक्शन में बहुत बड़ी बात ये भी थी कि शेड्यूल एरिया में तो वैसे भी कोई नहीं जा सकता। शेड्यूल एरिया में तो आदिवासी पंचायतों की, ग्राम पंचायतों की सुप्रीमेसी रखी गई थी कि उनसे अगर पूछे बगैर आपको इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। इनफैक्ट जो समता जजमेंट है, वो समता जजमेंट उसी चीज को स्ट्रेंथन करता है कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई पावर्स नहीं है आदिवासी क्षेत्रों में अपनी मर्जी से कोई प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट करने की या बुलाने की या उनको रोजगार दिलवाने की, क्योंकि जब तक आदिवासी गांव पंचायतें, गांव सभाएं उसका अप्रूव नहीं करती हैं, तो ये सब उसको वायलेट करके हो रहा है। तो बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है गुजरात के सिलसिले में खास करके, क्योंकि गुजरात में ये खासकर मॉडल की बात करते हैं और ये चीज़ें सामने नहीं आती कि आदिवासियों के जो फॉरेस्ट राइट्स हैं उनको नहीं मिले, या कॉमन इतने कब्जे पे हो गए, या उनकी पंचायतें ढंग से फंक्शन नहीं कर रही हैं, या उनको लीगल एड तक मिलने में दिक्कत हो रही है। नहीं, कई जगह तो पंचायतें बहुत अच्छे से काम कर रही है। पंचायत जैसे कि मैं छोटाउदेपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो वहाँ माइनिंग चल रहा है, साइड माइनिंग वाइट रहती है, वाइट साइड जो बड़े बड़े बेंगलोर में टैक्सेस है उसमें यूज़ हो रहा है, ट्रेनें भर भर के ले जा रहे हैं बाहर, जो कानून भी गलत है, वहाँ से उठा उठा के बाहर फेंक रहे रेती जो है। अब जिस गांव में वो माइनिंग हो रहा है तो क्या क्या उस पंचायत की परमिशन लिया है? वो माइनिंग जिस जगह पे हो रहा है उसके आसपास के किसान की परमिशन लिया तो नहीं लिया। अब पंचायत जो है वो ग्राम सभा के तहत ठहराव करके बोल रहा है कि हमें ये यहाँ बंद करना है, ये नहीं चलेगा, तो उसके बावजूद भी वहाँ जब चल रहा है, कलेक्टर जो है वो 2010 का ठहराव दिखा रहा है कि मंजूर हुआ, पर 2014 में वो ठहराव कर रहा है कि हमको नहीं चाहिए, तो उसको क्यों नहीं आप एक्सेप्ट कर रहा है? वो समझ में नहीं आ रहा है कि गुड गवर्नेंस कहाँ है फिर? 600 से अधिक गांव में गुजरात में आदिवासी जो गांव है वहाँ बिजली नहीं है आज भी। 600 से अधिक आदिवासी इलाके ऐसे हैं जहाँ आज तक बिजली नहीं पहुंची। आदिवासी गांव में अगर कोई इंसान रात को बीमार हो गया तो वो मोदी साहब और गुजरात सरकार दिखा रही है कि हमने 108 की एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की है किसी स्वास्थ्य के लिए। 108 नंबर दिया उन्होंने डायल करने के, फ्री है, पर उन गांव में नेटवर्क ही नहीं, वो फोन कैसे करेगा 108? अगर किसी का मर्डर हो गया तो वहाँ पुलिस को कैसे इत्तला करेगा? वो तो अभी दिखाई दे रहा है कि बहुत से इलाकों में गुजरात में जो फोन नेटवर्क की बात है, तो इवन ये 11 के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। बल्कि अभी आश्चर्य होता है जहाँ उस प्रदेश के लिए इसके बारे में बोला जाता है कि वहाँ सारा मॉडर्निटी आ गई और पूरा सिस्टम बिल्कुल ऐसा ऑपरेट कर रहा है कि जैसे देश के दूसरे हिस्सों में कहीं नहीं है। लेकिन मैं टेलीफोन से लेके इंटरनेट नेटवर्क यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक के अंदर। 11 में हम देख रहे हैं कि वाकई में जो है नेटवर्क प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है, अच्छे से नहीं आ रहा है, इसको बोल सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो है अभी गुजरात के अंदर जो आदिवासियों का जो पूरा आंदोलन है अपनी ऑटोनॉमी का, अपने संसाधनों में अपने अधिकार का, वो कितना मजबूत है? देखिए इसमें मैं एक अहम चीज़ जो है कि आदिवासी समाज में
एक चेतना ये खड़ी हुई है कि ये जल जंगल जमीन हमारे अधिकार है, पर उसके बावजूद भी गुजरात एक विशिष्ट राज्य रहा है, जिसमें ये लोग हिंदू राष्ट्र का जो कंसेप्ट देखा है उसकी वजह से एक पूरा, और गुजरात का आंदोलन जो है वो महाजन प्रगतिशील आंदोलन महाजनों से प्रभावित रहा, एक वो बहुत बड़े पैमाने में। तो गुजरात में उस तरह के आंदोलन कभी उतने तेज नहीं हो पाए। पूंजी का रोल गुजरात में हमेशा रहा है। अब अहम चीज जो आ जाती है इसमें कि आदिवासी आंदोलन, तो आदिवासी आंदोलन काफी मजबूत भी रहा है गुजरात में। बिस्सा आंदोलन की परछाई भी यहाँ दिखी है, भरूच वगैरह। आज वैसे बहुत सारे संगठन जो है वो बहुत मजबूत है, पर कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से आदिवासियों को बांटने में सरकार सफल रही है, ये उतना ही सच है। आज जल जंगल जमीन का मामला है, उसको लेकर एक जमाने में हम खुद देखे कि हजारों की तादाद में लोग जो है वो आदिवासी साथी सब रोड पे आ रहे थे। आज वो स्थिति धीरे धीरे दूर हुई है, उसमें सरकार सफल हो रही है। तो संगठनें जो है वो कमजोर हुई है बहुत सारी। जो आदिवासी लीडर्स जो थे उनको नक्सलाइट करके या फिर कोई और करके सेटल किया है गवर्नमेंट ने, उन लोग की आवाज़ों को दबाया है। प्रॉपर आदिवासी साथी जो उन लोगों की आवाज़ों को दबाया है, पर कहीं ना कहीं एक चीज जो दिख रही है कि नई जो पीढ़ी है आदिवासी समाज वो बहुत मजबूती से होगी। जो आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत मजबूत आदिवासी आंदोलन खड़ा होने की उम्मीद है। एक दूसरा इसका पहलू ये भी रहा है विस्थापन का, कि जिस जगह पे एक आंदोलन मजबूत दिखे हिस्टोरिकल, उन जगह पे सरकार और प्रशासन एक बड़ा प्रोजेक्ट लाती है। ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल बन गया हुआ ऐसा है कि जैसे सोनगढ़ की बात करें तो सोनगढ़ जैसा जो इलाका है वहाँ पे एक जमाने में जल जंगल जमीन का बड़ा आंदोलन हुआ, तो वहाँ उकाई डैम बन गया। एक जो बड़ी पट्टी थी जो बिल बोल रहा हूँ मैं, MP महाराष्ट्र गुजरात, तो नर्मदा डैम आ गया। अब वो हम उसके फायदे और उसके जो नुकसान है उसका बहस अलग है, पर उसके बावजूद भी वहां से लोगों को सीधा डिटेक्ट किया जाना और वहां से विस्थापित करना आंदोलन को तोड़ने की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। तो ऐसे सरकार सफल हुई है। जो ये क्या आपको नहीं लगता कि जो गुजरात के अंदर जैसे आदिवासी आंदोलन है या उसके दूसरे उसको देखें तो दलितों का आंदोलन है या जो बहुजन आंदोलन है, वो लगातार सेपरेट थे और कमजोर थे अपने आप में, पॉलिटिकली इतने एक्टिव नहीं थे, राजनीतिक तरह में उनकी तो बहुत दलित आंदोलन की भागीदारी नहीं थी। तो ये अलग अलग थलग होने के कारण से और एक प्रकार से पॉलिटिकली मार्जिनलाइज होने के कारण से, पॉलिटिकली मैं कर रहा हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर तो बामसेफ है, BSP है, समाजवादी पार्टी है, बिहार के अंदर भी वो सब पार्टियां हैं जो सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस की बात करती हैं। और अभी भी मतलब इतना आसान नहीं है कि वहाँ पर दलित असर्ट कर रहा है काफ़ी मजबूती के साथ में। तो गुजरात के अंदर जो है आपको नहीं लगता कि ये कमज़ोर रहा है, कमज़ोर कड़ी रही है कि जो सोशल कल्चरल मूवमेंट्स यहाँ चलने चाहिए थे दलितों के, आदिवासियों के या पिछड़ी जातियों के, अगर वो मजबूत रहते तो शायद जो महाजन का जो इन्फ्लुएंस यहाँ दिखाई दे रहा है पॉलिटिक्स में। गुजरात एक ऐसी भूमि है, गुजरात एक ऐसी भूमि है जिसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जो जिनको दलितों का नेता कहा जाता भी है, उनको ब्लैक झंडे दिखाने वाले, काले झंडे दिखाने वाले गुजराती रहे। अहमदाबाद में जब बाबा साहब आए थे तब दलित जो थे, दलित उन्हीं के समुदाय के लोग, उन्होंने बाबा साहब को काले झंडे दिखाए। क्यों? वो उनका विरोध कर रहे थे। कब की बात? सिंस जब बाबा साहब गुजरात में आए पहली दफा, उसकी सालवारी में थोड़ा चुक रहा हूँ। अच्छा, नहीं बाबा साहब एक तो बड़ौदा में आया, जब वो अहमदाबाद में आए, बड़ौदा में जब आया वो अहमदाबाद में हुआ था, बड़ौदा के राज जो गायकवाड़ साहब के यहाँ जो उनको वहाँ आते थे, पर अहमदाबाद में सम्मेलन के लिए आए। अच्छा, तो गुजरातियों ने उस तरह से, दलित जो गुजराती है उन लोगों ने बाबा साहब को भी काले झंडे दिखाए। तो यहाँ पे वो मानसिकता पहले से ही लोगों ने जो ब्राह्मणिकल और वो जो बोलते हैं ना, कांसीराम जी बहुत अच्छे से बोलते थे, सेठ जी भट्टी की जोड़ी, तो ये गुजरात में बहुत मजबूत रही है पहले से। तो ये सेठ जी भट्टी का जो मामला है वो पहले से रहा। दूसरा, दलित आंदोलन की जो आप बात कर रहे हैं मजबूती और नहीं मजबूती, दलित आंदोलन के जमाने में काफी मजबूत हुआ भी।
पर कहीं ना कहीं उसको दबाने के लिए वो लोग सफल रहे कम्युनलिज्म के नाम पर, जो भटकाया गया पूरे आंदोलनों को सांप्रदायिकता के नाम पर, उसमें सफल रहा। जो अहम चीज उसमें भी आती है कि दलित समुदाय का आंदोलन जो अपने समुदाय के वाल्मीकि समुदाय के साथ नहीं पहुंचा। अच्छा, यहाँ पर वाल्मीकि में नहीं पहुंचा। क्यों? जितनी मजबूती से पहुंचना चाहिए नहीं गए, तो आदिवासी समुदाय के बीच में आना तो एक बहुत दूर की बात है। तो एक डायलॉग चलता है, मंच पे डायलॉग चलते हैं कुछ जगह कि दलित आदिवासी को एक होना चाहिए, या कोई फ्रंट बना देगा। हाँ, फ्रंट बन जाता है कि दलित आदिवासी मंच ये वो, तो वो उससे कोई फर्क नहीं, कोई एक दो प्रतिनिधि ले लिया, उससे सोशल इफेक्ट नहीं जाता। बेसिकली टोकन जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्टी चली, वो चल रहा था, पर उससे वो मूवमेंट नहीं था। अभी भी देखिए कि आप मंच बने हुए, जैसे कि अभी जब पटेल आंदोलन किया पाटीदारों ने अनामत के लिए, तो उनके सामने जो ओबीसी साथी खड़े हुए अल्पेश ठाकुर, उन लोगों ने ओएसएस बनाया, ओबीसी एससी एसटी एकता मंच। अच्छा, समझिए, तो ये एक मंच बना जिसमें हम भी शामिल हुए थे, हम लोग भी गए, और भी साथी सब गए, सबने उनको सपोर्ट किया, प्रमोट करने की कोशिश की मजबूती से। अगर ओबीसी एससी एसटी एक हो रहे तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। पर अल्टीमेटली फिर क्या हो रहा है कि वो भी सिर्फ सिंबॉलिकल हो जाता है। वो खुद क्षत्रिय ठाकुर सेना चला रहा है। हाँ, तो ऐसे कहीं ना कहीं यही रहा है कि आदिवासी समाज को तो एज अ मास, एज अ टूल हमेशा सबने यूज किया। वो कोई भी भाषा है, हम भी जैसे लोग हैं, तो क्योंकि हम लोग यहाँ लीडरशिप करने आ जाते हैं, और उसमें से जो प्रतिनिधित्व खड़ा करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि हमको लीडरशिप नहीं करना है, यहाँ के युवा जब तक मजबूत नहीं होंगे, स्थानिक जो राजनीति में नए युवा नहीं आएंगे तब तक इसका निचोड़ नहीं है। आपको जो पूरा, क्योंकि आप अम्बेडकरवादी और भगत सिंह या मार्क्सिज्म को दोनों को जोड़ने की कोशिश नहीं, मैं इसमें कह रहे हैं, बहुत स्पष्ट चीज है कि भगत सिंह और बाबा साहब जो है वो हमारे आदर्श है। इसमें मैं किसी बात को बहुत जोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि भगत सिंह, बाबा साहब और सावित्रीबाई फुले तीनों हमारे आदर्श हैं। क्योंकि पैट्रियार्की को भी हमें इतना ही हम मुद्दा समझते हैं पितृसत्ता को, कि हमको उसको भी दूर करना है। क्योंकि ये ऐसी जो बीमारियां है जो वर्ग और गरीबी से हमारे देश को बांट रहा है, वर्ण ने हमारे इंसानों को बांट दिया है, पितृसत्ता महिला पुरुष का जो बड़ा भेदभाव किया, कास्ट का जो पॉलिटिक्स है उसने इस देश की गोर खोल दी है। हम तो यहाँ तक बोलते कि जो कास्टिज्म चला रहे हैं, मैं सेडिशन के फेवर में नहीं हूँ, देशद्रोह के फेवर में नहीं हूँ ऐसे चार्जेस के, पर जो कास्टिस्ट माइंड सेटअप है, सबसे पहले तो उसने देश को सबसे बड़ा नुकसान किया है इस राष्ट्र के निर्माण में, तो संविधान के बिल्कुल विपरीत है, तो उनके ऊपर भी सेडिशन नहीं लगता। ये चैलेंज का मामला है। तो बाबा साहब, भगत सिंह, सावित्रीबाई फुले, अब्दुल शाह, ऐसे जो हमारे महापुरुष हो गए, जो महान लोग हो गए हमारे समाज के, जो महिलाएं रही आंदोलनों में, हम ये चाहते हैं कि नारीवादी आंदोलन, मार्क्सवादी आंदोलन, अम्बेडकरिज्म, ये तीनों जो है वो अपने आप में अपनी थियरियां लेके चल रहा है। मैं नहीं मानता हूँ कि ये लोग एक मंच पे आएंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अपने अपने गेटोस बना के बैठे। क्यों नहीं आएंगे? अभी जो इंटरेस्ट भी, जैसे रोहित वेमुला का भी मामला हुआ, जेएनयू का जो मामला हुआ, उस पे तो जो स्टूडेंट्स है नीचे लेवल पे, उस पर कॉन्ट्रडिक्शंस भी बहुत थे, जरूर बहुत सारे बोलने लगे कि कहीं जो लेफ्टिस्ट है, वामपंथी है, वो कोऑप्ट न करते दलित आंदोलन को। यही इंटरेस्ट है ना, जो वामपंथियों की समस्या है, बोलते हैं कि तुम आते क्यों नहीं हो, तुम आते नहीं हमारे साथ में, और अपने घेटवाइज कर लेते हो, और फिर बोलते कि हम पार्टी में नहीं है या नहीं आ रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में एक चीज तो ये समझ में आई पूरे आंदोलनों से कि लोग जो है, खास करके जो युवा वर्ग है, वो ये मानता है कि अभी जो है वामपंथी दलित आंदोलन को या दलित बहुजन वामपंथ आंदोलन को मजबूत होना पड़ेगा। एक ये तो साफ नजर आ रहा था पूरे प्रोटेस्ट में।
आपके वामपंथी पार्टियों से मतभेद हो सकते हैं या उनको आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन एज ए आइडियोलॉजी आप जो है मार्क्सिज्म को उस तरीके से नहीं नकार सकते या नहीं नकार सकते जैसे पहले कभी लोग नकार रहे थे आंदोलन के अंदर। तो ये युवा समाज से काफी अच्छा मैसेज है। मार्क्सिज्म जो है वो साइंस है, नहीं वही मैं कह मार्क्सिज्म रहा का हूँ, विरोध नहीं होता, मैं विरोध मार्क्सवादियों का होता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो जो ये जो प्रेशर जो नीचे से आ रहा है जो युवा पीढ़ी का कि भाई तुम एक हो और अम्बेडकरवाद और जो उसकी साइंटिफिक चिंतन है जिसमें मार्क्सिज्म को रख रहे हैं और मार्क्सिस्ट पार्टियां इंडिया की जो अपने को क्लेम कर रही हैं उनको नहीं कह रहे हैं। उनमें से अगर उन्होंने अपनी भूल सुधार करने का प्रयास किया तो कोई हमको नहीं लगता कि पॉलिटिकली हमें मानते हैं कि आदमी चेंज होता है। हमेशा से ऐसा नहीं होता कि वो 50 में कोई रहा हो, पार्टियां चेंज होती हैं, उनके विचार बदलते हैं। देखिए वामपंथ चेंज हो रहा है, वो अम्बेडकर को एक्सेप्ट करने की भूमिका में अभी आया है। जो कभी उनको कैपिटलिस्ट बोल रहा था, बुर्जुआ बोल रहा था, बुर्जुआ संविधान बोल रहा था, वो आज एक्सेप्ट करने लगे कि बाबा साहब को हमें साथ में लेना। उनको पता है किसके बगैर जा रहा है। हाँ, तो जा नहीं सकते क्योंकि सबसे बड़ा उनकी लैंग्वेज में देखें तो सबसे बड़ा सर्वहारा जो है वो SC OBC जी, तो वो उनको करना पड़ेगा, वो उनकी मजबूरी है। पर हम इसके साथ साथ दलित आंदोलन की भी बात करें तो यहाँ इनका क्रिटिक तो हो रहा है, तो दलित आंदोलन का भी क्रिटिक होगा एक मामले में कि वामपंथी भी उसमें गड़बड़ी तो रही है, तो भी दलित आंदोलन से थोड़ा बेहतर रहा महिलाओं का मामला। दलित आंदोलन में महिला लीडरशिप को कभी बिल्ड नहीं होने दिया। मायावती जो है, मायावती जी को एक अलग तरीके से हम देख रहे हैं, तो उनके अलावा कितनी महिलाएं हैं दलित आंदोलन से। तो ये बहुत बड़ा चेहरा दलित आंदोलन का भी रहा है जिसको कभी बहस में नहीं लिया दलित आंदोलन, उसको बहस का मुद्दा ही नहीं मानते। ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। उन्होंने भी सिंबल्स के तौर पे काफी महिलाएं रखी हैं। सिंबल्स तो ठीक है, सिंबल्स अलग चीज है, प्रतीक का आंदोलन वो अलग मामला हो जाता है। ये देखिए कि मैं दूसरी बात बताऊं इसमें कि महिलाओं का मामला हो रहा है, ये दोनों ही आंदोलन लेगा, दलित आंदोलन हो या मार्क्सवादी आंदोलन या फिर नारीवादी आंदोलन, तो उसमें भी 35 के नीचे भी युवा कहाँ है? वो तो बैनर पोस्टर ही बांट रहे, मतलब मीटिंग पर वही कर रहे जी। जब उनकी बैठकें होती है या फिर कोई पॉलिसी लेवल की डिस्कशन होती है, उसमें यूथ का ओपिनियन कहाँ है? उनको तो गिन ही रहे। अरे अब बोल दे कोई, ज्यादातर हम लोग को सुनने में मिलता है कि युवा तो उत्साही होता है, ये होता है, फलाना होता है, ढिमका। तो ये हमारे सामने 23 साल में हाँ मैंने उन्होंने लिखा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि उनके बाद कोई हुआ ही नहीं हिंदुस्तान में, भारत में ऐसा कोई लीडर आया नहीं युवाओं से, तो बहुत है। अगर देश में देखेंगे तो बहुत सारा इंटेलेक्चुअल यूथ है और उनको स्पेशली दिया जाता है। तो ये हम ऐसा बोलते हैं इस मामले में कि ये पैट्रियार्की का दूसरा पहलू है जो बुजुर्ग साइड है, और इसको भी आंदोलनों से खत्म करना पड़ेगा। तो आपने एक मान दिया कि बुजुर्ग शाही को मतलब हमको खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आंदोलनों को मजबूत करना है तो लेकिन एक पार्ट ये भी है कि अगर आप आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं तो उससे पूरे तरीके से बुजुर्गों को एक्सक्लूड कर दिया जाए, वो भी खतरनाक होगा। नहीं, बुजुर्ग शाही का मतलब देखिए दो चीज है कि हम यूथ की डेफिनेशन क्या रहा है। युवाओं के प्रतिनिधित्व के लिए हम 18 से 35 के यूथ की बात करते हैं, और हमारे यूथ का डेफिनेशन जो है बहुत सिंपल है कि जो अपने एक्सपीरियंस का सुपरियरिटी नहीं रखता है वो यूथ है। ये वो यूथ जो होगा वो अगर अपने एक्सपीरियंस का सुपरियरिटी रखता है तो वो भी बुजुर्ग है। जी हाँ, तो बुजुर्ग शाही का मतलब है कि आप अपने इम्पोजिशन कर रहे हैं एक्सपीरियंस को, थोप रहे हैं अपनी चीजों को, पुरानी चीजों। जात आंदोलन में यही हो रहा है। तो उसको तो ये बहुत आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किया, क्योंकि आने वाले टाइम पे डिबेट पे लोगों को लाना चाहिए, चाहे वो दलित आंदोलन हो चाहे वामपंथी। अनफॉर्चुनेटली वामपंथियों में भी जो है बुजुर्गों की भरमार है, और मतलब वहाँ भी जनरल सेक्रेटरी बनते बनते युवा कोई 60 साल में होता है, 65 साल में जाके युवा बनता है, 70 साल में जाके युवा बनता है। तो बड़ी आश्चर्य की बात है। इंडिया ही नहीं, दुनिया भर में वामपंथी आंदोलन जहाँ भी थे वहाँ ये बुजुर्ग शाही पहुंचे। युवा आंदोलन के नेता देखो आप, युवा आंदोलन युवा राजनीति करने वाले लोग भी बुजुर्ग हैं। जी वही आप कैसे राजनीति करोगे? आप ये कहते हैं कि साहब 35 साल से काम कर, युवा को तो समझ ही नहीं होती है, देश कैसे चलाएगा, अंडरस्टैंडिंग कैसे रखेगा। उदाहरण आपके पास में भगत सिंह भी है, चे गुवेरा भी थे, बिरसा भी थे। जी बिरसा भी थे। इतने कम एज में उन्होंने बिल्कुल रेवोल्यूशन लाई, जो 23-25 साल की उम्र में शहीद हो गए। बहुत
जो एक क्रिटिक तो आपने की कि दलित आंदोलन के अंदर जो है वो महिलाओं की रोल नहीं है, और बहुत सारी क्रिटिक नारीवादी आंदोलन में भी दलित महिलाओं नारीवादी में भी नहीं है, और दलित में ठीक हमारे यहाँ आंदोलन जो है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक हो जाता है अंत में, चाहे दलित आंदोलन हो, चाहे नारीवादी हो, चाहे कोई दूसरा हो। और अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंडिविजुअल सेंट्रिक, ये जो लगता है आपको कि वो कास्ट सेंट्रिक हो जाता है, लेकिन जो लीडर जो है उसको लीड करता है, खास करके उसी के कास्ट के लोग ज्यादातर उसके इर्द गिर्द घेरा जमा रहते हैं। और शायद ये लगता है लीडर को पहले मुझे अपने आप मजबूत होना पड़ेगा, तब मैं जो दूसरों के साथ नेगोशिएशन कर पाऊंगा। लेकिन ये एक बड़ी क्रूर सच्चाई भारत के अंदर दिखाई दे रही है, खास करके दलित पिछड़ों के आंदोलनों में और वामपंथी आंदोलन में। तो आपने कहा कि सवर्ण वर्चस्व ही है ब्राह्मणों को खास करके, ये तो एक रियलिटी है। लेकिन जिन आंदोलनों को सामाजिक न्याय का हम आंदोलन मानते हैं कि जहाँ बोलते हैं कि भाई सवर्ण वर्सेस दलित में जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई हमको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, और जब हम विद इन दलित में स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं वहां हम क्यों नहीं सोचते हैं कि सबको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, जो बिल्कुल हादसे में रहने वाला है वो भी यहाँ आना चाहिए। लेकिन होता है कि जब उसकी बात आप करना शुरू करेंगे तो वो बोलेगा कि आप मार्क्सिस्ट हैं, आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी को, आप जो है समझ रहे हैं कि ये क्या पूरा मामला है, ये तो सब ब्राह्मणों के खेल है जो इस तरह से खेल खेलते हैं। लेकिन यही बात डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और शायद प्रोपोर्शनेट हर जगह आपको इसमें दो चीज मैं बोल दूं कि बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि जब भी इंटरनल कास्टिज्म की बात होती है तब यही है बात आती है, बहुत अहम बात है। और हुआ भी है कि जब हमने जातिवाद के खिलाफ बात की है तब इंटरनल जो आपके अंदर का जातिवाद है उसको दिखाया गया कि भाई आप में भी तो ये है। पर इसकी गंगा बहे कहाँ से रही है? एक मामला ये भी है कि इसकी गंगा तो वहीं से आ रही है, माने ये जो बाहर से निकल रहा है ब्राह्मणिकल मनुस्मृति से, तो वहां भी रोक लगानी जरूरी है। तो ये पहले बंद करो, हम ये बाद में बंद करेंगे वाला मामला नहीं। पहले ब्राह्मणिकल जो पूरा वैल्यू है वो बंद होगा तब नीचे बंद होने ही वाला। तो हम जब इसका क्रिटिक कर रहे हैं इंटरनल, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि पैरेलल प्रोसेस होता रहे, समझे? हम ये नहीं कर रहे कि ये पहले बंद करो बाद में हम जातिवाद के खिलाफ लड़ेंगे। हाँ, या वो पहले हम पहले सारा ब्राह्मणवाद खत्म कर देंगे तब हम तुमको न्याय देंगे, तो तब तक न्याय वो बोलेगा आप तो पता नहीं कितनी सलियां लगाएंगे, हम वहीं के वहीं धोते रहो। और ब्राह्मणिकल जो बोल रहे हैं कि आप पहले खत्म करो फिर हम। असल में गेम क्या हो रहा है यहाँ पर जो पूरा दिखाई दे रहा है मेरे को इस देश के अंदर सारी कम्युनिटीज में, इरिस्पेक्टिव ऑफ दलित या ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर एक डिजीज है, इसमें तो कोई इसमें हम लोग का कोई दो राय नहीं है कि उसने इस देश को नाश पीटा है, चाहे वो दलित हो चाहे इवन ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर में जो सवर्ण जाते हैं उनमें भी उत्पीड़ित लोग हैं, क्योंकि सारे जो सवर्ण जाते हैं एक से नहीं है। वो हम गलत फहमी में रहते हैं कि जैसे सारे दलित एक से नहीं है, हमारे सारे सवर्ण जातियां भी एक से नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा। और उनके भी कॉन्ट्रडिक्शंस रहे हैं, और उनके यहाँ भी भूमिहीन लोग रहे हैं, लैंडलेस रहे हैं, उनके यहाँ भी प्रॉब्लम्स रही हैं। जो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर में हम किसी को बोलते हैं कि भाई तुम कास्ट सिस्टम क्यों नहीं खत्म करते, तो बोलेगा तुम क्यों नहीं खत्म करते। इधर जब हम इनसे बात करते हैं कि तुम क्यों नहीं खत्म करते, तो बोला तुम्हारी गंगा कहाँ से बह रही है। तो क्या है कि ये जो इंट्रोस्पेक्शन जो होता है कि हम अपने आप में चिंतन करते हैं, मेरा ये दृष्टिकोण है, मानता हूँ कि जब तक हम अपने अंदर में जो है एक आपस में चिंतन नहीं करेंगे कि हमारी कमियां क्या हैं और कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, तो जो सबसे हाशिए पे है उसको जो भी अलवर देगा वो वहां चला जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए जो दलित आंदोलन के अंदर ये खेल हुआ है। इसके लिए आपने जो ये बहुत आखिरी बात जो छोड़ा, मैं उसी से पकड़ता हूँ कि किसी के पास कोई सोशलिज्म बोलो, कोई हिंदू राष्ट्र बोलो, कोई फलाना राष्ट्र बोलो, फलाना, किसी के पास ब्लूप्रिंट नहीं। बिल्कुल, डेमोक्रेसी के बाद हम क्या लाएं, हमारा विजन क्या है, हमारा वर्ल्ड विजन क्या है, तो उनको जो करना है करे, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ इतना मानते हैं इसके लिए कि हम संविधान में भरोसा करते हैं, संघर्ष में भरोसा करते हैं। संविधान के आर्टिकल 19 और 21 में हमको अधिकार दिया विरोध करने का, विरोध हम डेमोक्रेसी में है, डेमोक्रेसी में विरोध करते हैं संविधान के दायरे में। पर जो आपने बात कही, हम ये कहते हैं कि खुद को बदलते हुए बेहतर समाज की दिशा में जाना। वो बेहतर समाज क्या होगा, तो वो समाज के अंदर से आएगा। आप कैसे थियरी लेके किताब लेके बैठ गए? जी, बिल्कुल। आइडियोलॉजी जो है
वो लोगों से तय होगी। नहीं, बाबा साहब क्लासरूम में बैठ के कोई एक बड़ा advocacy नहीं करेगी point, इसे। बड़ा पॉइंट बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बुद्धा एंड धम्म और मार्क्स एंड बुद्धा में जो उन्होंने लिखा, वो उनका पॉइंट था कि ये बोलते थे कि मुझे जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन पर, ही प्रेफर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन टू रशियन रेवोल्यूशन। उन्होंने कहा कि रूसी क्रांति जो हुई उसमें भी जो है एक बराबरी आई, समता आई, लेकिन बंधुत्व नहीं था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में बंधुत्व भी था। तो मतलब क्या वो कह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे कि मैं दूसरे को मार करके ये बदलाव नहीं लाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि बदलाव जो है वो हार्ट से आए और सब बराबरी से रहे। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो कह रहे थे बुद्ध के जो पूरे जो प्रिंसिपल्स को लेकर कि भाई ये इंडिया में जब हम चाहेंगे तो हम ऐसा चाहेंगे कि सारे लोग जो है हमारे साथ आए, बदलाव का वाहक बने, प्रबुद्ध भारत जिसको बोलते हैं उसकी बात करें। तो ये जो आपने बात कही और जो आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप अम्बेडकरवादी होने के बाद जो है खास करके आदिवासी इलाकों में आए, जो बहुत बहुत कम लोग ऐसे दिखाई देते हैं, क्योंकि कई लोग अपनी अस्मिताओं के ही कारण से, अस्मिताओं के ही संघर्ष में फंस जाते हैं। अस्मिता का या पहचान की राजनीति को गलत बात नहीं है, हमको गर्व होना चाहिए, लेकिन वो एंड नहीं है आपका। वो एक यूनिटी का, एक यूनाइट करने का लोगों को एक साधन हो सकता है। और जिन समाजों को जो है सदियों से दबाया गया, कुचला गया, उस पहचान के कारण उसके अंदर एक गर्व लाने का तो साधन है, लेकिन उसी को अगर आप पूरा फोकस कर देंगे लाइफ लॉन्ग, क्योंकि आपकी जो मैं इतने दिनों से देखा हूँ, जो आपकी जो टर्मिनोलॉजी है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपने जो है एक प्रैग्मेटिक, एक मॉडर्न जिसे बोलते हैं रैशनलिज्म का इस्तेमाल किया है। वो उसको देख करके हमको ये लगा, महसूस हुआ, आपको शायद हुआ हो कि क्या जब आप काम कर रहे थे और जिस शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी आपको ये सवाल हुआ कि आप कौन हैं, कहाँ से आए, आपका पीछे क्या था, आगे क्या था? जो हम लोग अक्सर जो संदेह की स्थिति से लोगों को देखते हैं, जब तक लोग अपनी जाति पूरे ढंग से ना बता दें, ये क्या चीज हम जानते हैं। देखिए, इसमें मैं बहुत सचेत हूँ, क्योंकि ये मामला भी गंभीर है, प्रतिनिधित्व का मामला है, जो बाबा साहब ने भी बताया। जी, क्योंकि डी क्लास होना बहुत आसान है, जी, डी क्लास होना, डी कास्ट होना बहुत आसान नहीं है। प्रगतिशील वामपंथी हो, प्रगतिशील लोग हो, प्रगतिशील रचना हो, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं बाय कास्ट आई हुई सुपीरियरिटी प्रगतिशील होने के बावजूद भी झलकती है, जिसको हमने बहुत करीब से देखा है। इसकी वजह से हम सचेत रहते हैं कि बाय कास्ट कौन कहाँ से आता है, पर उसी को हम सर्वस्व नहीं मानते। अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो हम उसका एक्सेप्ट करते हैं, पर बिल्कुल अलर्ट रहने वाला नहीं, वो बिल्कुल आपके पॉइंट पे मैं आपकी सहमत हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल दो तरीके से चल रहे हैं। ये एक तो अपर कास्ट की डोमिनेंस चलती है, वो भी कोशिश करता है, अगर आपने ये कास्ट का नाम ही नहीं, क्लास की बात करें तो बड़ा खुश होता है। ये देखिए, देश में तो क्लास ही होता है, कास्ट नहीं होता। और इसका दूसरे साइड में पोल हम चले जाते हैं, जो दलित आंदोलन है, उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट इसमें दिखता है कि अगर आपने क्लास की बात नहीं बोलेगा, मार्क्सिस्ट दलाल तो नहीं नहीं, हम तो ऐसा है कि हम तो नहीं यहाँ गए, हमको नहीं वहाँ गए। हमारे उस मामले में जो पहले भी बात हुआ था थोड़ा, कि मार्क्सिस्ट ये समझते हैं कि अम्बेडकर इससे तो वो भी दूर रहता है, और अम्बेडकर इसे समझते हैं कि तो मार्क्सिस्ट है तो वो भी हमसे दूर रहता है। तो कभी ऐसा हुआ नारीवादी तो महिला नहीं, तो ये तो एक एक्सट्रीम पीड़ा है, लेकिन उसको कैसे किया जाए, इसको रिजॉल्व तो करना पड़ेगा। देखिए, इसके रिजॉल्व के लिए एक ही रास्ता है जो हम लोग अपना रहे हैं, कि हम एक नई पीढ़ी तैयार करें। वो 5, 10, 15 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, या एक अल्टरनेटिव मॉडल, क्योंकि विदाउट अल्टरनेटिव मॉडल सोसाइटी में आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सोसाइटी को अल्टरनेटिव कम्युनिटी देना पड़ेगा। तो आपका जो अल्टरनेटिव कम्युनिटी की आप जो बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिविज्म, उसमें क्या होगा? कम्युनिटी इज इम्पोर्टेंट और इंडिविजुअल इज इम्पोर्टेंट। एक मत एक मूल्य का जो बात बाबा साहब ने संविधान में किया है, हम उसको अहमियत देते हैं, उसको अहमियत देता है। तो बेसिकली आप ये मानते हैं कि इंडिविजुअल इज बिगर देन द कम्युनिटी, और इंडिविजुअल को जो है, जब हम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करें, जातियों का जो समापन कैसे हो,
तो इसमें अगर इंडिविजुअल को उसकी सुप्रीमेसी मिल गई, अपने मर्जी से काम करने का अधिकार, अपनी चाहत से रहने का अधिकार, चाहे वो शादी करे या ना करे या किससे करे, तो शायद ये जो है जातियों का जो है खात्मा हो सकता है। ये क्या आपको लगता है? क्योंकि जातियों का खात्मा, ये जाति निर्मूलन जो है वो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। उसको समझना और उसको सुलझाना इतना आसान नहीं है। हम जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत छोटे प्रयास हैं, जो शायद समंदर में एक बूंद भी नहीं है जाति निर्मूलन के मामले में। क्योंकि जाति इतनी भयंकर चीज़ है कि ऐसे घुसी हुई है। क्योंकि एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि सब लोग अंतर्जातीय विवाह को एक रास्ता है, तो अंतर्जातीय विवाह जो है वो भी एक रास्ता है, जरूर है, पर उसका एक दूसरा पहलू भी है कि उससे नई बायकास्ट पैदा हुई है अंतर्जातीय शादियों से। माने कुछ जातियाँ थी, आज देखिए कितनी जातियाँ। तो दो अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के समागम से जो नई पीढ़ी है तो वो एक अलग जाति में गई है। तो ये तो जातियाँ पैदा हो ही रही है, तो अल्टीमेट शायद वो भी आंसर नहीं। मैं उसकी बात मैं बोल रहा हूँ कि हमारा ये व्यक्तिगत ये सोच है कि देखिए अंतरजातीय विवाह वैसे कोई नहीं करेगा। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ हुए नहीं हुए ऐसा भी नहीं है। अंतरजातीय हो, आर्थिक धार्मिक रूप से हो, अलग नहीं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग प्यार में होते हैं, प्यार से शादियाँ होती हैं। वही है, वो कोई किसी के फैमिली के पिताजी जो है अंतरजातीय विवाह करने के लिए नहीं जाए। नहीं, उसके लिए तो मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं इंडिविजुअल की सुपीरियरिटी और सुप्रीमेसी को कह रहा हूँ। इंडिविजुअल को जिस दिन हमारे व्यक्ति को अपना अधिकार मिल गया, अभी तक जो है भारत के जो वो चेतना पैदा होगी तो भी बहुत है। आज अभी भारतीय युवा जो है भारत का प्रधानमंत्री तो बना सकता है, लेकिन अपनी शादी नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो है। तो हमारा एक पॉइंट था कि जैसे लोग कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह करेंगे तो ये कास्ट खत्म हो जाएंगे, तो अंतरजातीय विवाह कैसे करे? कोई जाएगा तो नहीं अपने आप। किसी के माँ बाप जो है अपने बेटे के लिए लड़की या लड़का ढूंढने के लिए तो कोई अंतरजातीय में नहीं जाएंगे। तो अगर ये ब्रेक होगा तो ये जो सेल्फ अरेंज मैरिजेज हैं, या जो जिसे हम प्रेम विवाह बोलते हैं, उसी के कारण से हो सकता है। और उस प्रेम विवाह का भी जरूर कंडीशन होना पड़ेगा। ये चीज जो है वो सिर्फ इतना है कि यूथ जो है, यूथ एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा वर्ग है, उसको वर्ग बोलता हूँ बहुत जानबूझ के जी। युवा एक ऐसा वर्ग है जो परंपराओं को हमेशा चैलेंज करता रहा है हर सदी में। तो उसका परिणाम यहाँ भी होगा, आने वाले दिनों में भी होगा। यूथ जनरेशन जो है उन परंपराओं को चैलेंज करते रहेंगे, पर उससे कोई जाति निर्मूलन हो जाएगा वो कहना थोड़ा गंभीर है। क्योंकि यूथ पटेल भी है, यूथ क्षत्रिय भी है, वर्ग बोल रहा हूँ उसके बावजूद भी है। ये यूथ वर्ग की भी डेफिनेशन निकल रही है। ये क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आपको नहीं लगता कि जहाँ एक प्रकार से युवा जो है अपनी जाति के खेमों से बाहर आ रहे थे, खेमों से बाहर आकर अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, वहीं लगातार कम्युनिटी के नाम पे मोबिलाइजेशन की नई स्टाइल्स, नई तरीके फिर से ढूंढे गए हैं। अच्छे प्रोग्राम करके अच्छे अपार्टमेंट्स कम्युनिटी के नाम पे बन रहे हैं। दो बात बताऊंगा इसमें जी, क्योंकि प्रगतिशील एक्टिविस्ट हमेशा हमको गाली देते थे या फिर युवाओं को गाली देते थे कि यूथ हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, वो यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। तो और ये भी बोल रहे कि यूथ बदलाव में नहीं आ रहा है। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये लोग ऐसे प्रकार दे रहे हो जैसे युवा। इसमें मेरे दो एग्जाम्पल, सिर्फ 2002 के राइट सबसे ज्यादा युवा ने पार्ट लिया। मतलब कि यूथ का रोल बहुत अहम रहा। यूथ तो 1975 से जयप्रकाश के आंदोलन से इसका रोल रहा है। तो नहीं, पर एक्टिविस्ट तो ये बोलते हैं कि यूथ आ नहीं रहा। 1989 में यूथ प्राइम मिनिस्टर बने, यूथ आ रहा है, यूथ आ रहा है, पर आपको यूथ से डील करना नहीं आ रहा है। हम ये कह रहे हैं नहीं, आप यूथ को जो है पावर में नहीं आने देना चाहते, आप केवल जो है। इसमें मैं एक थियरी बोलता हूँ सिर्फ छोटा सा। ऐसा हम मानते हैं निजी तौर पे कि परिवार, चौराहा, समाज, इंस्टीट्यूशन, वर्कप्लेस थोड़ा अलग है, पार्लियामेंट और पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन, एनजीओ प्रगतिशील के साथ, इन जगहों पे 18 से 35 के 40 के जो यूथ है उनके ओपिनियन का कोई अहमियत नहीं है। यूथ अपनी आइडेंटिटी खोज रहा है, अपनी विजिबिलिटी चाहता है। वो विजिबिलिटी के लिए कुछ भी कर दे वो वाला मामला नहीं है, पर वो विजिबिलिटी चाहता है।
कैपिटलिस्ट स्टेट ने उसके अंदर इंडिविजुअलिज्म जो डाला हुआ है, वो भी खतरनाक चीज खड़ी हो रही है धीरे धीरे। पर कहीं ना कहीं वो आप देखेंगे कि 18 से 35 और 18 से 25 का जो एज है, वो ऐसा एज है कि जहाँ पे वो अपने आदर्श तैयार करता है, और वहाँ उनको आदर्श सोसाइटी जो दे रहा है वो एक्सेप्ट करेगा। बस सोसाइटी ने दूसरा कि वो दिन में 50 बार बाल बनाता है, अलग अलग कपड़े पहनता है, तो अपने आप को दिखाना चाहता है जो वो दिखा नहीं पा रहा है, उसका फ्रस्ट्रेशन। वो तो मे भी उसकी जो अचीव करना चाह रहा हो नहीं अचीव कर रहा, तो जो दूसरे जो बाह्य आवरण है वो फेसबुक पे स्टेटस करना, जी, फोटो सेल्फी डालना करना। वगैरह वगैरह सब। अब इसका जो फ्रस्ट्रेशन है वायलेशन के रूप में जब बाहर आता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करके आता है, कॉलेज में तोड़फोड़ करके आता है, और इसका फिर एक जायंट स्वरूप दंगों में या फिर टेररिज्म के नाम पे। तो इसका मतलब ये है कि यूथ वैसे इकट्ठा हो सकता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण के नाम पे तुरंत में डिवीजन हो सकती है, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा एलिमेंट है जो कितना भी प्रगतिशील बन के साथ आ जाए, लेकिन जब आरक्षण नाम आरक्षण का देखिए कि गुजरात पटेल आंदोलन जो हुआ, हार्दिक पटेल करके जो साथी ने लड़े, तो उनको दिक्कत रिजर्वेशन तो है, पर उनका जो मूवमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट मांग रहा है। वो ये बोल रहा है कि हमें रिजर्वेशन नहीं, इसके लिए हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो अल्टीमेटली डिमांड जो है वो एम्प्लॉयमेंट। असल में जो आप बिल्कुल बात, उसमें दूसरी पॉइंट ये भी है कि जो बड़ी बड़ी जातियां हैं उनको उकसाया जा रहा है कि आप रिजर्वेशन मांगिए और उसके जरिए रिजर्वेशन खत्म कीजिए। इनडायरेक्ट जो अटेम्प्ट है वो रिजर्वेशन को, आरक्षण को खत्म करने का है। वो बड़ी जाति में वो कुछ चंद लोग हैं, हाँ, जैसे भाई बाकी मास जो डिमांड कर रहा है वो एम्प्लॉयमेंट की डिमांड। अभी जब हम जाट आंदोलन की बात कर रहे थे तो कई जगह हमने बात किया, तो उनका ये कह रहा था पहले खूब बात करेंगे, फिर बाद में वो इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि सर सबका आरक्षण खत्म होना चाहिए, सबका आरक्षण खत्म होना चाहिए। ऐसे मराठा बोला सबका आरक्षण खत्म होना चाहिए, ऐसी जो है पटेल बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको जो परेशानी है वो जो दलितों को, पिछड़ों को जो आरक्षण मिला है उससे आपको परेशानी है, और उसके भी हमको मैकेनिज्म ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी एक पूरा समाधान नहीं है चीजों का। क्योंकि दलित पॉलिटी या दलित जो हम युवा को देख रहे हैं, मैंने समझता कि वो आरक्षण के जरिए उसकी जो पूरी कैपेसिटीज हैं या उसकी पूरी जो काम करने की क्षमता है उसका आंकलन सही प्रकार से हो पाया। क्यों नहीं दलित एंटरप्रेन्योरशिप हो, क्यों नहीं दलित इंटेलेक्चुअल जो मीडिया में आए, क्यों नहीं दलित जो है वो अपना मीडिया खड़ा करें। इस देश ने बाबा साहब अम्बेडकर को एज इंटेलेक्चुअल एक्सेप्ट नहीं किया तो नए कहां से आए? बिल्कुल, ये बात बाबा साहब को तो बहुत साल इनको लग गया अब समझने में कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो आइडियाज हैं, जो सपने हैं, उन पे चलेंगे तो उनका तभी फायदा होना है। उनके दूसरे जो जिनको हम इतना ऊपर पेडेस्टल पे चढ़ाए हैं, उसको चल के तो भारत जो है गाँव में जो है फैसिवादी स्वरूप पे जाएगा। क्योंकि अम्बेडकर तो आधुनिकता का नाम है, अम्बेडकर मानवता का नाम है, मानववाद। एक समुदाय के नेता थे ही नहीं, बिल्कुल जानबूझ के दलित समाज का नेता बनाया गया। जी, उनको तो दलित करके करा जाए ताकि कनॉट प्लेस में ना लगे, मुंबई के बीच सचिवालय के आगे उनकी मूर्ति ना लगे, इसलिए उनको जो है कहीं जुब्बी के किनारे डाल दो या किसी किनारे पर रख दो। लेकिन अब ये बदल रहा है, और ये जो पूरी नई शताब्दी में दलित युवा बड़े चेतनशील भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, आगे भी आ रहे हैं। आखिरी बात थोड़ी जी, कि आज जो देश का पूरा माहौल दिख रहा है, रिजर्वेशन जो बोल रहे हैं आप सब, उसमें बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग साथी है वो भी निराश हो रहे हैं, नए युवा भी निराश हो रहे हैं। इसमें मैं एक ही चीज आखिरी रखना चाहता हूँ बहुत अपने दिल से, कि ये निराश होने का वक्त नहीं है, ये हमारी खुशी मनाने का दिन है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि जब भी हमले हो रहे हैं तो ये दिखता है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान रच के ब्राह्मणिज्म को जो चोट पहुंचाई थी, उसका दर्द ये लोग आज भी सहन नहीं करते। बिल्कुल। और वो उसकी वजह से काउंटर रेवोल्यूशन की दिशा में जा रहे हैं। वो कोई अटैक नहीं कर रहे, वो अपना बचाव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तो सत्ता रही थी भाई, उनकी सत्ता तो आज भी है, तो वो उनकी सत्ता जा रही है, उसका बचाव कर रहे हैं, और हमको ये रियलाइज करा रहे हैं कि हम अब सत्ता में आ रहे हैं। भाई आप तो सत्ता में थे, आपकी सत्ता चली गई थी, आप उसका बचाव कर रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला नहीं है, ये जो है
एक पूरी जाति का जो सत्ता खत्म हो चुकी थी उसको वापस लेने के लिए जो षड्यंत्र हो रहा है, जी जी ये उसका हमला है। उसको बिल्कुल पॉजिटिवली हमको देखना चाहिए कि हम मजबूत हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दलित आंदोलन मजबूत हो रहा है एक दिशा में, और बाकी जो सामाजिक अधिकारों की और जल जंगल के अधिकारों के आंदोलन भी मजबूत हो रहे हैं। उसी का परिणाम ये दिख रहा है कि ये लोग अब वापस किस तरह से सत्ता में आए उसके लिए आक्रामक हो रहे हैं। जी बिल्कुल। ये रोवेल ने जो लास्ट बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मणवाद जो अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है इस वक्त, और वो अंतिम लड़ाई जो है जो उनको लग रहा है कि हमारे हाथ से सत्ता केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं है, बल्कि सत्ता जो है बौद्धिकता, सत्ता जो है वो चेतना का जो मेन वो है, उस पे जो कंट्रोल था ब्राह्मणवाद का वो लगातार टूट रहा है पिछले 50-60 साल में। और अब दलित युवा जो आ रहे हैं, रोहित वेमुला और कन्हैया कुमार या जेएनयू का मामला या एसयू का मामला, जहाँ भी देखिए अभी बड़ी अच्छी संख्या में जो है दलित युवा और जो दूसरे साथी हैं जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो सड़क पे आए हैं, और उन्होंने जो है न केवल सड़क पे आए बल्कि विचारात्मक तौर पे भी जो है एक काउंटर पॉइंट जो रखा है, और जिसको लेकर के जो है पूरे के पूरे जो ब्राह्मणवादी तंत्र है जो वो परेशान है, और वो जब सत्ता अपने हाथ से खिसकती हुई दिखाई देती है, इस प्रकार जो ज्ञान के जो केंद्र थे उन केंद्रों पे उनका कंट्रोल था, उसको जो है अभी सबसे बड़ी चुनौती जो है दलित बहुजन छात्रों से मिली है। और जैसे रोमिल यहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन उनका जो विज़न है वो विज़न जो बहुत साफ तौर पे दिखा रहा है कि एक वो आशावान है, और हम समझते हैं कि आशावान होना आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 21वीं सदी है वो 21वीं सदी जो है वो एक प्रगतिशील अम्बेडकरवादी की ही सदी है, क्योंकि ये उनका संविधान है जिसके कारण से भारत एक है और इसके यहाँ पर रहने वाले हर नागरिक को अधिकार मिले हुए हैं। इस संविधान को बचाना और इस संविधान के अनुसार कार्य करना ही हम लोगों का सबसे बड़ी चुनौती है, और हम उम्मीद करते हैं कि रोमिल और उनके साथी जो लड़ाई आदिवासी जनजातियों के साथ कर रहे हैं वही लड़ाई और वही आक्रामकता और वही उद्देश्य पूर्ण लड़ाई देश के अन्य युवा अन्य क्षेत्रों में भी करेंगे, तो भारत निश्चय ही प्रबुद्ध राष्ट्र की ओर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।